हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम कुछ बेसिक चीजें देखेंगे, है ना। केमिस्ट्री के बारे में एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम। यदि आप लोग प्रॉपर फिजिक्स की या केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल बिना पैसे दिए हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो। यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा बच्चों, तो मैं कहता हूं कि जो आप लोग कहीं पेड बैच में कंटेंट प्राप्त करोगे, वो मैं फ्री आप कॉस्ट में यूट्यूब पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल में। आज ये पहला लेक्चर है, इसमें आप लोगों का कितना प्यार सपोर्ट रहता है इसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, हाँ, एक चीज और, प्लेलिस्ट बना दूंगा, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि पुराना वीडियो नया वीडियो सब कंबाइन में है। नया वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में रहेगा। बच्चों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री शब्द क्यों कहा जाता है, रसायन शास्त्र है क्या। देखो, जो दुनिया का कोई भी वस्तु हमें दिखाई देता है, वो जिससे बना हुआ है, उसका यदि हम अध्ययन करें, वो आपका रसायन शास्त्र है। पहले आप समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। दुनिया का कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे जाए, वो किस तरीके से बना हुआ है, वो उसके अंतर्गत आपका रसायन शास्त्र आ जाता है। जैसे आपको नजर आ गया पानी। अब पानी की बात करें बच्चों, तो जो बच्चे 9th या 10th में पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं है, तो पानी किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रसायन है। यानी किसी भी पदार्थ के निर्माण के बारे में पढ़े, किसके बारे में बच्चों, निर्माण के बारे में, किससे मिलकर बना हुआ है। उस पदार्थ के गुण के बारे में पढ़े बच्चों, किससे मिलकर बना हुआ है, संगठन के बारे में पढ़े, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन ही एक प्रकार का रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, रसायन शास्त्र बड़ा सिंपल है, यानी विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान के अंतर्गत, विज्ञान हम क्या करते हैं, नए तर्कों की, नई चीजों को खोज में लगे हुए हैं, दुनिया की नई चीजों को प्राप्त करने में लगे, अपने शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी नई तकनीक के बारे में खोज रहे हैं, तो वो सब विज्ञान है। नई चीजों को अध्ययन करना विज्ञान है। लेकिन उसके अंतर्गत कोई भी वस्तु है, किससे मिलकर बना हुआ है, वो उसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसकी संरचना क्या है, इन चीजों का अध्ययन बच्चों अपना रसायन शास्त्र कहलाता है। यानी नए चीजों का खोज विज्ञान है, लेकिन उसके अंतर्गत किस पदार्थ से बना है, किससे मिलकर बना है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या बना सकता है, क्या नहीं बना सकता, कैसे इसके अंदर अभिक्रिया हो रही है, इन सब को अध्ययन करेंगे, वो रसायन शास्त्र के अंतर्गत आएगा। कुल मिलाकर के बच्चों, रसायन शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसके संगठन, उसमें होने वाले गुण या परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं। यानी कि कोई पदार्थ हो गया, पदार्थ कैसे है, किससे मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है, उसका अध्ययन करेंगे, वो आपका रसायन शास्त्र है। क्लियर। तो रसायन शास्त्र आपको समझ में आ गया कि दुनिया का कोई भी वस्तु दिख जाए, उस वस्तु के बारे में अध्ययन करें, उस वस्तु के संगठन के बारे में अध्ययन करें, उस वस्तु के निर्माण के बारे में अध्ययन करें, बनाने की विधि के बारे में अध्ययन करें, उसके वियोजन के बारे में अध्ययन करें, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करें, किस तरीके से वो परिवर्तन हो सकता है, इन सब का अध्ययन करेंगे, वो आपका रसायन शास्त्र कहलाता है। नए चीजों के तत्वों को खोजो विज्ञान है, लेकिन जो खोजा गया उस वस्तु के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे, वो रसायन शास्त्र है। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर। तो रसायन शास्त्र, जैसे अपने आसपास की बहुत सारी चीजों को आप देखोगे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बात करा बच्चों, पानी, पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो पानी कैसे मिलकर बना हुआ है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है क्या, ये आपस में संयोग कैसे किया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये पानी बर्फ कैसे बन सकता है, बर्फ पानी कैसे बन सकता है, पानी से गैस कैसे बन सकता है, वाष्प कैसे बन सकता है, इन सब का अध्ययन करना एक केमिस्ट्री या रसायन शब्द होता है बच्चों। जैसे आप लोगों के दैनिक जीवन में और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करने वाले बच्चों, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे आप लोग नमक खाते हो बच्चों,
और ये नमक किससे मिलकर बना होता है? NaCl से, यानी सोडियम और क्लोरीन से मिलकर, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सोडियम क्लोरीन और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड नाम होता है। अब ये किस प्रकार से क्रिया कर रहा है बच्चों? तो ये जब टूटता है तो सोडियम 1 पॉजिटिव होता है, Cl 1 निगेटिव होता है। चिंता नहीं करना ये कैसे हो रहा, केमिस्ट्री यदि पढ़ना है ना एकदम डीप में बच्चों, कोई भी आप कमेंट बस कर देना कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। इतना स्लो मौसम में इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि कभी आपको लगेगा ही नहीं यार कि हम कहां पढ़ रहे हैं। मजा आ जाएगा बच्चों केमिस्ट्री पढ़ने में, लेकिन इसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना होगा, और जुड़ने के लिए पैसे नहीं लगते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपको ऐसे मिलता रहेगा। जैसे बच्चों हम शक्कर की बात करते हैं, शक्कर अपना है C12H22O11, C12H22O11, यह शक्कर है। कैसे निर्माण होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, इन सब का अध्ययन करेंगे, वो रसायन शास्त्र होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन के जनक कौन है बच्चों? तो लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम रसायन शास्त्र के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से 4-5 जो है इसकी शाखाएं हैं। भाई देखो, रसायन भी एक विज्ञान की शाखा है और उस रसायन के अंतर्गत भी कई सारे शाखाएं होते हैं। पहला बच्चों कार्बनिक रसायन। कार्बनिक, जब आप तत्वों का नाम 9th या 10th में, मैक्सिमम बच्चे 30 तक तो याद कर ही लेते हैं। जो बच्चे 9th या 10th में रहते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो कम से कम 30 एलिमेंट्स तो याद रहता है उनको, यानी तत्वों के नाम 30 तक उनको याद रहता है। और कक्षा 11वीं में बच्चों आप लोगों को पूरे 118 तत्वों के नाम याद करना होगा। पूरे 118 तत्वों के नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। यदि आप याद नहीं करेंगे तो फिर समझ लो आपकी कमी है, आप बहुत गलत कर रहे हो। आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना, वो हमारी जवाबदारी, हम याद करवा देंगे। एक बार नहीं तो 2 बार, 3 नहीं तो 4 बार, 5 नहीं तो 6 बार, जितने बार में याद होगा याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो जानते हैं ना कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन मिलकर के जिन यौगिकों का निर्माण करता है वो आपका कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और कार्बनिक यौगिक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन बोलेंगे। जैसे बच्चों हमने बोला C6H12O6, यह है ग्लूकोज फ्रक्टोज का सूत्र। इसमें बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब ये आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। और इस प्रकार के यौगिक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे बच्चों वो आपका कार्बनिक रसायन हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि भाई ब्रह्मांड में बहुत सारे यौगिक बन चुके हैं, मानव द्वारा कई हजार यौगिक का निर्माण किया जा चुका है बच्चों। अब उन यौगिकों में जो कार्बन और हाइड्रोजन से मुख्य रूप से बनता है वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ये सबको पता है। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन है तो कार्बनिक यौगिक हो गए। इन कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे बना है, उसका भौतिक गुण क्या है, उससे अन्य यौगिक किस तरीके से निर्माण हो सकते हैं, उसका रासायनिक गुण क्या है, उसका उत्प्रेरकीय गुण क्या है, वो किस तरीके से उपयोगी होता है, इनका अध्ययन करेंगे। वो अपना बच्चों कहलाएगा कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन के अणुओं वाले रासायनिक यौगिकों की संरचना, गुणधर्म, अभिक्रियाओं का संश्लेषण आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मीथेन, ये मीथेन का सूत्र है CH4। चीनी शक्कर का सूत्र होता है C12H22O11। फिर आप लोग यदि बच्चों एथेनॉल की बात कर रहा है, एथेनॉल C2H5OH। ग्लूकोज की बात कर लो C6H12O6। फ्रक्टोज की बात कर लो C6H12O6। तो ये सब के सब हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक यौगिक है। और इन कार्बनिक यौगिकों के गुणों के बारे में, संरचना के बारे में, इनकी अभिक्रियाओं के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वो आपका कार्बनिक रसायन हो जाता है। अब कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं आते, उसे हम अकार्बनिक कहते हैं। जैसे बच्चों अभी आपको हमने बताया H2O,
इसमें आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपका कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये आपके बच्चों अकार्बनिक यौगिक हो जाते हैं। NaCl अभी आपको हमने बताया, NaCl ये आपका अकार्बनिक यौगिक हो गया। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपका अकार्बनिक यौगिक हो गया। तो भाई कार्बनिक यौगिक का मतलब आपने समझा, जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मुख्य रूप से मिलकर बना होता है वो कार्बनिक यौगिक है, और जिसके अंतर्गत उसका अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन कहलाएगा। लेकिन कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त भी बहुत सारे यौगिक हैं, उन यौगिकों का अध्ययन हम जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे बच्चों वो आपका अकार्बनिक रसायन कहलाएगा। अकार्बनिक रसायन यौगिकों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत जिसमें मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसमें धातु खनिज और ऑर्गेनो मेटेलिक यौगिक शामिल होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य धात्विक परमाणु जो है आपस में बंध बना करके यौगिक बनाते हैं, उन यौगिकों का हम अध्ययन करते हैं, वो आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल बताई दिया बच्चों कि यदि हम सोडियम क्लोराइड का अध्ययन करेंगे वो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा क्योंकि अकार्बनिक यौगिक है। H2O के बारे में बात करेंगे बच्चों तो इसमें कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कंपलसरी है तभी वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। जैसे CO2 ये क्या हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है तो नहीं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए तभी वो हाइड्रोकार्बन होगा और तभी वो कार्बनिक यौगिक होगा और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये जो यौगिक दिख रहे हैं ना बच्चों ये आपके अकार्बनिक यौगिक हैं और इन्हीं का अध्ययन करते हैं, वो शाखा आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सूत्र आप देखोगे, MgCl2 ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस ठीक है, HNO3 ठीक है, H2SO4, ये सारे के सारे यौगिक हैं जो कि कैसे बच्चों अकार्बनिक यौगिक हैं और इस शाखा के अंतर्गत इस प्रकार का यौगिक मतलब अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से मिलकर बने नहीं होते है ना, उसे हम बोलते हैं बच्चों, उस शाखा को बोलते हैं हम अकार्बनिक शाखा। क्लियर? जैसे आप लोग यहां पर एग्जांपल देख सकते हो जो मैंने बताया, हीरा है, ग्रेफाइट है, इनका अध्ययन करेंगे बच्चों वो आपका अकार्बनिक रसायन होगा। अगला हो गया भौतिक रसायन। भौतिक रसायन का मतलब यह हुआ कि जैसे प्यारे बच्चों किसी भी पदार्थ की बनावट के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं, किसी भी, कि जैसे मान लीजिए शोध कर रहे हैं कि हीरा कैसे बना, हीरा बनाने का विधि क्या है ना, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इन्हीं कुल मिलाकर के उसकी संरचना और आकार का पता लगाने के लिए हम एक अलग खंड बना देते हैं। पर्टिकुलर जैसे किसी यौगिक का हम डीप में चर्चा करना चाहते हैं तो उसको हमने अलग खंड बना दिया कि इसके बनाने की विधि, किस किस स्रोत से बनाया जा सकता है, कैसे कैसे मेथड से बनाया जा सकता है, इसका उपयोग क्या क्या है, इसका विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, इसको हम रासायनिक अभिक्रिया इससे और भी क्या उत्पाद बना सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब का अध्ययन करेंगे, वो भौतिक रसायन कहलाएगा। मुख्य रूप से उसके भौतिक गुणों का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे ऊष्मागतिकी होता है आपका, साम्यावस्था हो गया, इन उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको एक अलग शाखा में रख दिया जाता है बच्चों। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है रासायनिक प्रणालियों में व्यवहार रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक सिद्धांत जैसे ऊष्मागतिकी, क्वांटम यांत्रिकी आदि का अध्ययन करते हैं। परमाणु अणुओं और के गुणों की प्रतिक्रियाओं की दर पर केंद्रित होता है। यानी भौतिक के बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जब अध्ययन करते है ना, परमाणु अणु किस तरीके से उनके एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं, उसके विधि की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, वो आपका भौतिक रसायन होगा। प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करना क्योंकि इसी से आप लोग प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। क्योंकि यदि आप नोट्स की बात करोगे सर हमको आपका प्रॉपर नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए एक छोटा सा चार्ज लगता है, बाकी क्लासेस फ्री रहेगी। अगला हमारा बच्चों विश्लेषणात्मक। विश्लेषण मतलब किसी भी पदार्थ की मात्रा का हम विश्लेषण करें। जैसे आप लोग पढ़ोगे बच्चों अणुसूत्र निकालने का मेथड, ठीक है, तुल्यांकी भार निकालोगे, मोल की संख्या निकालोगे, तो जब किसी चीज मात्रा का अध्ययन करते, किसी गणना करते हैं बच्चों, उस गणना के लिए हम एक अलग से शाखा बना देते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे यौगिक हैं, उनकी परसेंटेज निकालनी है ना, उनकी प्रतिशतता निकालनी है, ठीक है, वो उसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो ये गणना के आधार पर होता है, ये मात्रा के आधार पर होता है, तो इसमें विश्लेषण करना पड़ता है बच्चों। इसलिए यहां पर विश्लेषणात्मक रसायन को रखा गया है।
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के कितना गुणात्मक या मात्रात्मक होता है बच्चों, है ना, उसकी यानी मतलब उसकी गुण की पहचान की जाए या उसकी मात्रा की, यदि उसकी वैल्यू की पता की जाए, तो कुल मिलाकर के जब उसकी मात्रा या वैल्यू का हम अध्ययन करते बच्चों, तो वो शाखा आपका एक विश्लेषणात्मक रसायन कहलाता है। क्लियर? औद्योगिक रसायन उद्योगों में हम प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोगों के जूते बनते हैं बच्चों, ठीक है, आप लोगों के टॉयज बनते, खिलौने बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए जैसे प्लास्टिक हमको बनाना है तो किस तरीके से बनाना होगा, जैसे बहुलक आप पढ़ोगे, जो बहुलक होगा बच्चों वो औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि बहुलक का निर्माण कैसे होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, इससे हम और कैसे 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 इसको तोड़कर अन्य बहुलक बना सकते हैं, उसके वस्तुओं का निर्माण कैसे होता है, ये सब अध्ययन करते हैं, वो औद्योगिक रसायन होता है। यह कच्चे माल को उपयोगी उत्पाद जैसे प्लास्टिक, पेंट आदि दवाएं बदलने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं और औद्योगिक अनुप्रयोगों का अध्ययन कराता है। यानी किस तरीके से हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलकर उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर दी, उसकी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, वो आपका औद्योगिक रसायन होगा। पर ये बताओ, कहीं से पंखा बन के आ रहा है, ठीक है, वो पंखा लोहे से ही बना है, लेकिन उसका भी एक मेथड है, ठीक है, टॉय यानी खिलौने बनकर आते हैं, प्लास्टिक को कैसे कैसे किस किस तरीके से किस फार्मूले के साथ हम टॉयज बनाएंगे, खिलौने बनाएंगे, प्लास्टिक भी सब अलग अलग कैटेगरी का होता है, इसमें परसेंटेज क्या क्या रहेगी, उसमें मात्रा कितनी कितनी रहेगी, वो सबका अध्ययन करेंगे बच्चों, वो आपका औद्योगिक रसायन होता है। और एक अपना होता है नाभिकीय रसायन, नाभिकीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। एक तो जैव रसायन हो गया, जैव रसायन में क्या होगा, जीवों के अंतर्गत होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री से ही अंतर्गत, जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, तो ये केवल बायो में ही नहीं है बल्कि केमिस्ट्री के अंतर्गत भी होता है, कि हमने ग्लूकोज लिया तो वो टूटता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, कहने का मतलब ऊर्जा मुक्त करती है। तो एक प्रकार से मनुष्यों में, पौधों में, जीव जंतुओं में होने वाली क्रिया विधि का अध्ययन करें, उस रसायन को हम बोलेंगे जैव रसायन। जैसे आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो जैव अणु के बारे में पढ़ोगे, जैसे हम भोजन लेते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, विटामिन, वसा, इन सब का हम जब भोजन लेते हैं तो किस तरीके से हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, किस तरीके से क्रिया विधि होता है, इसका अध्ययन करेंगे, वो आपका जैव रसायन होगा। क्या होगा बच्चों? जैव रसायन। यानी कुल मिलाकर के जैव रसायन रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्यों में, जीवों या जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों के अंदर होने वाली क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं बच्चों, वो अपना क्या कहलाता है? जैव रसायन कहलाता है। ठीक है, अभिक्रियाओं के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, जीवन के आधारभूत रासायनिक आधार को समझने में मदद करता है। नाभिकीय रसायन आपको बताया कि एक नाभिक दूसरे नाभिक के साथ किस तरीके से अटैच होता है। जैसे बच्चों आप लोग दो हल्के नाभिक को आपस में जोड़ दो तो संलयन कहलाता है, और एक नाभिक को तोड़कर दो नाभिकों को बदल दो तो विखंडन यानी टूटना कहलाता है। तो नाभिकों में भी किस तरीके से अभिक्रियाएं होती है, नाभिक टूट करके दो अलग नाभिक बनाते हैं, ये आप 12th क्लास में बारीकी से समझोगे। 12th क्लास में नाभिक की क्रिया होगी, चैप्टर ही है नाभिक। और अभी 11th केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ नाभिक वगैरह आप लोग सीखोगे। नाभिक होता क्या है बच्चों? किसी भी परमाणु का सेंटर पॉइंट क्या होता है? नाभिक होता है। किसी भी परमाणु का सेंटर पॉइंट क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में दो चीज होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जो इसी चैप्टर में आप लोग आगे चलकर बोरबरी का सिद्धांत, परमाणु मॉडल, सब कुछ, डाल्टन का परमाणु, सब कुछ पढ़ोगे बच्चों। फिर आगे जाकर जे थॉमसन का प्रयोग, सब कुछ पढ़ोगे, केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे। लेकिन ये बेसिक चीज है भैया, और ये आप लोग 9th 10th में तो पढ़ ही लिए होंगे। तो जब नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन को हम मतलब विश्लेषण करें, नाभिकीय क्रियाओं के बारे में पढ़ें, किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है, किस तरीके से क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाता है, नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, इन चीजों का अध्ययन करते हैं बच्चों, वो नाभिकीय रसायन के अंतर्गत होता है। ठीक, अगला हमारा बच्चों दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। हमारे जीवन में रसायन का बहुत उपयोग। देखो बच्चों, हम उसी टॉपिक को कवर करें जो आपके एनसीईआरटी में, जो आपके सिलेबस में, और न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है, आपको पढ़ाई करना है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो जैसे बच्चों हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया बच्चा पार्टी कि कैंसर के उपचार में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिस्प्लेटिन का प्रयोग करते, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और ये एक प्रकार से रसायन है जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है।
एड्स के लिए ये बच्चों AZT, ठीक है, एजियोडाइथाइमिडीन, ठीक है, ये आप लोगों का थोड़ा सा नाम अटपटा है। AZT आप लोग याद रखना, एजिथाइमिडीन। ये दो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछे जाते हैं। दैनिक जीवन में रसायन तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनका प्रयोग करते हैं। ये दो उदाहरण है, ठीक है। और भी बच्चों जो टेक्सॉल होता है, इसका भी प्रयोग हम कैंसर के इलाज में करते हैं। और भाई चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी आप लोग यौगिक देखते हैं, जितने भी आप लोग अपने आसपास सिरप देखते हैं, वो सब और सब केमिकल से मिलकर बने होते हैं। समझ में आया? आप एक भी टेबलेट ले लो, उसमें आप लोग देखना बताया रहेगा कि मैग्नीशियम इतना %, फास्फोरस इतना %, आयरन इतना %, उसमें सब लिखा रहेगा। आयरन का सिरप लोगे, उसमें सब लिखा रहेगा कि आयरन की परसेंटेज इतनी है, इसमें क्या क्या मिलाया गया। खराब ना होने से बचाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा चीज, एल्कोहल की मात्रा, अल्प मात्रा मिला दी जाती है कि इतनी मात्रा है। समझ में आई बात? तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में तो भर भर के भाई रसायन का प्रयोग करते हैं। ये तो एक दो एग्जाम्पल यहां पर बताया गया है, बाकी तो भर भर के बता रहा हूं बच्चों। कृषि के क्षेत्र में यूरिया आप लोग देखो, यूरिया आप सबको पता है, यूरिया भी आपका एक क्या है बच्चों? रसायन है, जिसका सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2। ये आपका बच्चों रसायन है, यूरिया का सूत्र है। और कृषि के क्षेत्र में इसका भर भर के प्रयोग किया जाता है। और विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक जो दवाइयां होती हैं बच्चों, जो कि रसायन से मिलकर बने होते हैं, वो भी कृषि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कृषि के क्षेत्र में रसायन का भी विशेष योगदान है। जैसे आप लोग उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग करते हैं, और विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीवों को नष्ट करने के लिए, छोटे छोटे कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कीटाणुनाशी का प्रयोग करते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थ होता है। तो इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। यदि आपको घर में स्वच्छता बनाए रखनी है बच्चों, तो आप लोग डेटॉल का प्रयोग करते हो। किसका? डेटॉल का प्रयोग करते हो। आप लोग फिनाल का प्रयोग करते हो, ठीक है। अपने हाथों को साफ रखना है तो साबुन का प्रयोग करते हो, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हो। ये सब है क्या? ये सब रसायन है। ये क्या है बच्चों? रसायन है। क्वेश्चन आ जाए कि दैनिक जीवन में स्वच्छता के क्षेत्र में आपने दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ रसायन के मूलभूत उपयोग बताइए, तो इन्हीं सब चीजों को लिख देना कि स्वच्छता के क्षेत्र में हम सफाई करने के लिए से अपना घर का फर्श गंदा हो गया, ठीक है, टाइल्स गंदा हो गया, उसमें फिनाल डालते हैं और सफाई कर देते हैं। घर का कपड़ा गंदा हो गया, डिटर्जेंट डाल करके साफ कर देते हैं। बाल गंदा हो गया तो भैया साबुन लगा दिया और अच्छे से धुल दिया, साफ हो गया। तो इस तरीके से ये सब के सब कहीं ना कहीं रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, है ना। इन्हीं रसायन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सब के सब उपयोगी होते हैं बच्चों। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि भाई किसी प्रकार का हमें एक खिलौना बनाना है, उस खिलौने में प्लास्टिक के साथ साथ उसमें कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं, इसकी परसेंटेज अलग अलग होती है ताकि वो टूटे ना, लचीलापन बना रहे। तो बड़े बड़े उद्योगों में भी बच्चों हम रसायन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे तो जैसे पेंट बनाना है, उर्वरक का प्रयोग करना है, प्लास्टिक बनाना है, पॉलीमर बनाना है, कांच बनाना है, सीमेंट बनाना है, रंजक बनाना है, इन सब में बच्चों रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग होता है। ये सब दैनिक जीवन में, ये सब एक छोटा सा जानकारी है, ये सब आप लोगों को ऐसे भी पता है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नहीं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, जैसे आप लोग देखोगे बच्चों, पानी को शुद्ध करने के लिए हम, शुद्ध करने का तात्पर्य है कि बरसात के दिनों में जो आपका कुआं होता है, कुएं में बच्चों बहुत छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे। उनको नष्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता है, CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीचिंग पाउडर है। इस ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है, फिर एक दो दिन हम पानी नहीं पीते। गांव के क्षेत्र में आप देखना, आशा कार्यकर्ता के द्वारा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा घर घर पहुंचाया जाता है। ये क्या? ब्लीचिंग पाउडर, और बोलते हैं कुएं में डाल देना।
कुएं में क्यों डाला जाता है? क्योंकि ये जो बरसात का सीजन होता है कई तरीके से, मतलब कई तरीके से कई प्रकार के सूक्ष्म जीव तैयार हो जाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु तैयार हो जाते हैं, जो कि जो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण, उनको नष्ट कर देता है और पानी को साफ कर देता है। देखो भाई, जब बरसात का सीजन आता है ना, तो अपने आप स्वतः ही छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं। ये सब ब्रह्मांड की एक प्रक्रिया है। हर वर्ष बारिश होगा, हर वर्ष नए, जैसे एक आप लोग देखोगे बच्चों कि जब बारिश तेज होता है उस दिन छोटे छोटे जीव बहुत ज्यादा उड़ते हैं। यदि बाहर लाइट जल रही होगी तो आपके पूरे आंगन में हो जाते हैं, और उनको बोला जाता है गांव में कि जब उनकी मृत्यु होती तभी वो पृथ्वी से निकलते हैं। तो ऐसे ही जल में भी बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी रसायन का विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आज का पहला क्लास है। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर हमें नोट्स मिल जाए तो और मजा है, तो नोट्स के लिए बच्चों व्हाट्सएप नंबर लिख लेना 9685 29 91 49। यदि किसी बच्चे को लगता है कि हमें नोट्स लेना चाहिए, प्रॉपर तैयारी करना चाहिए, शिव सर के साथ जुड़ना चाहिए, तो व्हाट्सएप कर सकता है, नोट्स ले सकता है। एक छोटा सा अमाउंट लगता है बच्चों, मात्र 100 रुपए, बढ़िया नोट्स आपको दिया जाता है। ठीक है, कैसा क्लास लगा बताइएगा जरूर, बिना बताए हुए खाली हाथ मत जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा क्लास लगा। ठीक है, प्यार भरा नमस्कार शिव सर का, आपके रिस्पॉन्स का रहेगा बच्चों इंतजार। जय हिंद, वंदे मातरम।